हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटेंसी का चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3। यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं गाइस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहे आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती हैं विद एग्जांपल्स। गाइस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई गई है, ठीक है। सारे एग्जांपल्स मैंने सभी टॉपिक्स में मैंने एग्जांपल्स रिलेट किए हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और साथ में आ रहे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए गाइस अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की, जो कि हमारा है 5th अकाउंटिंग टर्म्स। तो लिखिए मेरे साथ गाइस, लायबिलिटीज़। ठीक है गाइस। तो 5th टर्म हमारा क्या है, दैट इज़ योर लायबिलिटीज़ को गाइस हिंदी में क्या बोला जाता है सर, वो लिख लें। जी सर, तो लायबिलिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं गाइस हम दायित्व। लायबिलिटीज़ को हिंदी में बोला जाता है दायित्व, ठीक है सर। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले सर, ठीक है सर। Liabilities is the amount which is payable by the business to the outsiders and to the proprietor outsiders। बस इतना लिखेगा, इस बाद में देखेंगे बाकी। लायबिलिटीज़ का मतलब कैसे है, लायबिलिटी इज द अमाउंट विच इज़ पेबल्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं एक बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, लायबिलिटीज़ क्या होता है सर, लायबिलिटीज़ वो पैसा है जो आपने किसी से लिया था अपने काम के लिए एज अ लोन, और अब आपको वो कभी ना कभी तो रीपे करना होगा। बिल्कुल सर, तो वही क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपने किसी से उधार लिया था और वो पैसा आपको कभी ना कभी रीपे करना है, तो वो क्या कहलाता है, आपका लायबिलिटीज़ कहलाती है। तो लायबिलिटी इज़ द अमाउंट विच इज़ पेबल्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा पे किया जाता है किसको, आउटसाइडर्स को, क्योंकि आप किससे लेंगे उधार, आउटसाइडर्स से ही तो लेंगे। तो सर कोई भी ऐसा पैसा, इट मीन्स आप कह सकते हो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है सर। इन शॉर्ट अगर समझने वाले टर्म्स में बात करूँ तो लायबिलिटीज़ को हम बोल सकते हैं लायबिलिटीज़ इक्वल टू लोन। समझने के लिए बोला है गाइस कि लायबिलिटीज़ इक्वल टू आप लोन बोल सकते हो कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपने किसी बाहर के पर्सन से उधार लिया है बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपने बिजनेस के से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आपने पैसा किसी से उधार लिया और वो आपको कभी ना कभी रीपे करना है, तो आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है सर। अब देखते हैं सर लायबिलिटीज़ की कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चल लिखिए सर लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़, ठीक है, ओके सर। तो लायबिलिटीज़ को डिवाइड किया जाता है सर, फर्स्ट इज योर गाइज इंटरनल लायबिलिटी। कोई भी ऐसा पैसा जो आपने किसी से उधार लिया वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है सर। सेकंड इज योर गाइज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है गाइज, ओके सर। थर्ड लिखिए गाइज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फोर्थ लिखिए गाइज करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं इसको, करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोला जाता है। एक और है गाइज कंटिजेंट लायबिलिटी, सभी को समझेंगे गाइज वन बाय वन कि ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं।
तो लायबिलिटीज़ मैंने आपको बताया, कोई भी पैसा जो आपने बिजनेस चलाने के लिए किसी से भी उधार लिया हो वो आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाता है, क्योंकि आपको वो कभी ना कभी रीपे करना है। अगर आप पे ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने किसी से उधार लिया आपको पे ही नहीं करना। हाँ, अगर आपको पे ही नहीं करना फिर वो लायबिलिटीज़ नहीं है। इट मीन्स दायित्व का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आपने पैसा किसी से उधार लिया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपे द लोन अमाउंट। ठीक है गाइस, तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पैसा जो आपने किसी से उधार लिया वो आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाती है। अब लायबिलिटीज़ 5 टाइप की बताई मैंने, पहले आपका इंटरनल लायबिलिटी है। तो समझ लिए पहले गाइस इंटरनल लायबिलिटी क्या कहलाता है। फर्स्ट इज योर गाइस इंटरनल लायबिलिटी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूँगा गाइस। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी लिख लीजिए गाइस। इंटरनल लायबिलिटी इज द अमाउंट, इंटरनल लायबिलिटी इज द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड, इंटरनल लायबिलिटी, internal liability is the amount which is contributed or invested by the proprietor in the business, it is known as capital. ठीक है सर, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से गाइस यहाँ पे सेपरेट, इट इज़ बिकॉज द सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ बिकॉज द सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं गाइस, फिर समझेंगे कि इंटरनल लायबिलिटी होता है क्या। सर कहता है इंटरनल लायबिलिटी वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है सर, इंटरनल लायबिलिटी है। सर क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट्स में तो आपने ये बताया था कि जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है, मैंने बताया था गाइस क्या कहलाता है वो आपका, वो तो कैपिटल कहलाता है सर। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बिल्कुल सर, अभी भी वही कह रहा हूँ कि कैपिटल कहलाता है। बट अब बताइए, अब मैंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है टीजीटी करियर लॉन्चर क्लासेस, टीजीटी करियर लॉन्चर क्लासेस, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। मेरे पास घर में पैसा रखा हुआ था, मेरे पास क्या था, घर में पैसा रखा हुआ था। मैंने पापा से कुछ पैसे लिए और पैसे लेके मैंने अपने बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। वो पैसा मेरा ही था गाइस, जो मैंने अपने पापा से पैसे लिए वो पैसा किसका था, मेरा ही था। बट गाइस अब मुझे बताइए, जब मैं बिज़नेस को बंद करूँगा, यानी कि जब मैं बिज़नेस को वाइंड अप करूँगा, जब मैं बिज़नेस को बंद करूँगा, तो क्या ये पैसा बिज़नेस रख लेगा अपने पास? नहीं सर, बिज़नेस को मुझे क्या करना होगा, रीपे करना होगा। तो सर जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल भी हमारा इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है, क्योंकि सर कोई भी ऐसा पैसा जो आपने बिजनेस को दिया है वो बिजनेस आपको कभी ना कभी रीपे करेगा। और सर आप बिजनेस के बाहरी मेंबर्स नहीं हो, आउटसाइडर्स नहीं हो, बिजनेस से आपका मतलब है या नहीं है, आपको बिजनेस से मतलब है। बिल्कुल सर, बिजनेस से तो बहुत ज़्यादा मतलब है मुझे। अगर मैं मान लीजिएगा इस टीजीटी है और ये हिमांशु मतलब मैं हूँ, मुझे बिजनेस, मेरे बिजनेस से मतलब है या नहीं है? बिल्कुल है। मैं बिजनेस का आउटसाइडर हूँ? नहीं सर, मैं तो बिजनेस का क्या हूँ, इनसाइडर हूँ, यानी कि बिजनेस से मुझे मतलब है। तो सर मेरे बिजनेस ने जब किसी इनसाइडर से पैसा लिया, किससे सर, इनसाइडर से पैसा लिया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। सर लायबिलिटी मैंने बताया आपको, लायबिलिटी क्या होता है, कोई भी पैसा जो आप किसी से उधार लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। तो सर इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, जब आपने पैसा किसी से उधार लिया बिजनेस में लगाने के लिए, और जो वो पैसा उधार लिया वो पर्सन क्या आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। सर एक बार ढंग से एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। बिल्कुल, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है गाइस, मान लीजिए मेरा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे और भी टीचर्स काम करते हैं, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या हुआ सर, मेरे इंस्टीट्यूट में मुझे एक एसी लगवाना था, एक एसी इंस्टॉल करना था, बट उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक टीचर से कहा सर मुझे 50,000 रुपीज़ उधार दे दीजिए, यानी कि 50,000 का लोन दे दीजिए, मैं आपको कुछ टाइम के बाद वो पैसा रीपे कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे 50,000 रुपये उधार दे दिए। अब आप मुझे बताइए कि जो टीचर है
क्या ये मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है सर। तो लाइबिलिटी तो हो गई क्योंकि मुझे ये डी पे करना है, लेकिन सर ये जिनसे मैंने ये उधार लिया वो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो मेरी क्या इंटरनल लाइबिलिटी है। यानी कि कोई भी पैसा जब आप किसी से उधार लेते हैं और वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिससे आपने उधार लिया, वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है सर, आई होप समझ में आ गया होगा इससे। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया गाइस, नेक्स्ट आपको बताया मैंने एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी समझ लेते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है सर, तो लिखिएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज द अमाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज द अमाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी, लिख लीजिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी विच इज पेबल टू द आउटसाइडर, विच इज पेबल टू द आउटसाइडर फ्रॉम द बिजनेस। जब आपने किसी से पैसा उधार लिया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और वो पैसा आपको रीपे करना होता है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। बट गाइस अब मान लीजिए मैंने किसी से पैसा उधार लिया, वो मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ पर्सन नहीं है। सपोज करिएगा, वही मैं टीजीटी अपने इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टीजीटी करियर लॉन्चिंग क्लासेस मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है और मेरा इंस्टीट्यूट है। अब गाइस मुझे अपने ट्यूशन पे एसी लगवाना था, तो गाइस मान लीजिए मैंने अपने टीचर से पैसा मांगा, बट टीचर के पास पैसा नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपने किसी पड़ोसी से, जो मेरा नेबर था, मैंने अपने पड़ोसी से 50,000 रुपीज़ उधार मांगे। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने मुझे 50,000 रुपये उधार दिए। मैंने कहा भाई कुछ पैसे उधार दे दो, मैं आपको कुछ टाइम के बाद वापस कर दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने 50,000 रुपये उनसे उधार लिया, अपना एसी खरीदा और अपने इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल करवाया। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने 50,000 रुपये का इस उधार लिए किससे, अपने नेबर से, क्या ये जो नेबर है मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ पर्सन है? नहीं सर। इसको क्या मतलब, मेरा बिजनेस से क्या मतलब है, मेरे पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, तो दैट इज़ द एक्सटर्नल लायबिलिटी कि कोई भी ऐसा पैसा जो आपने किसी से उधार लिया और वो पर्सन जिससे आपने उधार लिया आपने आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज़ योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। जबकि इंटरनल क्या था, जब आप किसी से उधार लेते हैं तो उस पर वो पर्सन आपके बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट आपको बताया था गाइस मैंने आपको लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है सर, फटाफट करिएगा, जिस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, लिखिए गाइस। These liabilities are the liability which is payable after a longer period, more than 1 year। सर कोई भी पैसा जब आपने किसी से उधार लिया और वो आप 1 साल के बाद पे कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। चाहे वो लायबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है और वो लायबिलिटी एक्सटर्नल भी हो सकती है। सपोज करिए मैंने अपने टीचर से उधार लिया था। सर टीचर से उधार लिया 50,000 एसी लगवाने के लिए। उन्होंने कहा सर वापस कब करोगे? मैंने कहा सर इस साल तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर मैं आपको वापस करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, यानी कि आफ्टर 1 ईयर जब मैं पैसा किसी को वापस करता हूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। ऐसे मैंने किसी अपने नेबर से उधार लिया तो मैंने उससे 50,000 उधार लिया। उसने कहा सर वापस कब करिएगा? मैंने कहा भाई इस बार तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल। तो यानी कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, चाहे 1 दिन बाद ही क्यों ना हो, 1 साल के बाद अगर आपने किसी को उसका पैसा वापस किया, कोई लायबिलिटी ली थी और 1 साल के बाद रीपे कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। अब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है सर, करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज, these liabilities are payable within a year। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे कर दी जाए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या थी सर, 1 साल के बाद, जबकि करंट लायबिलिटी क्या होती है, 1 साल के अंदर पे कर जाती है। मैंने अपने टीचर से उधार लिया 50,000 रुपीज़। उन्होंने कहा सर वापस कब करोगे? मैंने कहा सर कुछ महीनों में ही वापस कर दूंगा। यानी कि मैं 1 साल के अंदर अगर उनको पे कर देता हूँ विदिन अ ईयर तो मेरा क्या हो सकता है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आप तो जल्दी ही 1 साल के अंदर वापस कर देते हो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है सर, लास्ट मैंने आपको बताया गाइस आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी। इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा साइज। कंटिजेंट लायबिलिटीज,
कंटिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है सर, कंटिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे पर। दिस टाइप ऑफ लायबिलिटीज, दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी, दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी आर द लायबिलिटी, आर द लायबिलिटी which may और may not, ध्यान दीजिएगा इस which may और may not be arise, मैं इसको लाइन कर दूंगा अंडरलाइन, arises in the future, in the future it is depending on the future happening इवेंट, ठीक है गाइस, समझिएगा गाइस। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी आर द लायबिलिटी विच में अराइज, एक मिनट इसको अंडरलाइन करता हूँ गाइस, जो मेन चीज़ है इसमें, लायबिलिटी विच में अराइज, में और में नॉट बी अराइज इन द फ्यूचर। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सर नहीं आया मतलब समझ में? सर लायबिलिटी आ गई समझ में कि जो पैसा आपने कभी उधार लिया और वो आपको कभी ना कभी रीपे करना है, वो आपकी क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है सर जी? ठीक है, अब समझिएगा इस कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल समझाइए सर। सर कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ है जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सर एक बार एक एग्जाम्पल देके समझा देंगे? बिल्कुल सर, मैं एक बार एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कंटिजेंट लायबिलिटी होती क्या। ठीक है, तो मेरे साथ समझिएगा गाइस कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सपोज करिए गाइस एक रामलाल है, रामलाल है, ठीक है, इनकी वाइफ है जानकी देवी, जानकी देवी, ठीक है गाइस, ओके। इनकी एक डॉटर है, इनकी एक बेटी है गुड़िया, ठीक है, गुड़िया एक बेटी है, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस, एक दिन जानकी देवी घर पे थी, रामलाल, जानकी देवी सोच में बैठी हुई थी, बड़ी चिंता में बैठी हुई थी। तो रामलाल ने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों ऐसे चिंता में बैठी हुई है? तो जानकी देवी ने कहा कि जो गुड़िया है अब वो बड़ी हो रही है, गुड़िया की 16 साल हो गई थी, गांव की बता रहा हूँ, गांव में आपको पता है जल्दी शादी कर देते हैं। तो गुड़िया सयानी हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है। तो अब जानकी देवी कहते हैं कि उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो रामलाल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे पड़े हुए 5 लाख 4 लाख रुपए, आराम से शादी हो जाएगी, तुम टेंशन मत ले। ये किसने बोला गया? ये वर्ड्स से रामलाल के, और रामलाल ये कह के चला गया। बट जो है जानकी देवी को मतलब जानकी देवी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया रामलाल की बात में। उसे लगा इतनी महंगाई में 4 लाख में क्या होगा, 4 लाख में इतनी महंगाई में क्या होगा। तो उसने क्या किया, जानकी देवी ने अपने भाई यानी कि अपने ब्रदर मोहनलाल को फ़ोन किया। जानकी देवी ने अपने भाई मोहनलाल को फ़ोन किया। उसने क्या कहा, फ़ोन करके क्या कहती है वो, फ़ोन करके कहती है भैया गुड़िया की शादी के लिए कुछ, गुड़िया बड़ी हो रही है, गुड़िया की शादी करनी है। तो मोहनलाल ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। जानकी देवी ने कहा कि हमें कुछ पैसे चाहिए अपनी बिटिया की शादी के लिए। तो मोहनलाल ने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? जानकी देवी ने कहा हमें 5 लाख रुपए चाहिए। जानकी देवी ने कितनी डिमांड की गई अपने भाई से? 5 लाख रुपए की। मोहनलाल ने कहा ठीक है, घर पे आके ले जाओ, घर पे आके ले जाओ। मोहनलाल ने क्या बोला, रामलाल ने उसको इस कॉन्फिडेंस दिया था कि उसके पास 4 लाख रुपए थे, बट इसको विश्वास नहीं होता। इसने अपने भाई को फ़ोन किया, उससे बोला कि भैया हमें 5 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उसके भाई ने बोला ठीक है 5 लाख रुपए आप आके ले जाओ अभी के अभी। तो जानकी देवी ने क्या कहा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भैया, अभी तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब शादी होगी तब मैं आपसे पैसे लूँगी, लेकिन मेरे पास 4 लाख रुपए अभी हैं। ये कौन कह रही है? जानकी देवी कह रही है अपने भाई से कि भैया एक तो अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, 2 साल के बाद जब उसकी शादी करेंगे तब चाहिए होंगे, और मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। अगर उस 4 लाख रुपए में सारा काम निपट जाता है तो मुझे आपसे पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर उन 4 लाख में काम नहीं हुआ फिर मैं आपसे पैसे
लूँगी, बट आप ये पैसे क्या कर दो, अभी से साइड रख दो, मेरे लिए रख दो ये पैसे। उसने कहा ठीक है। बात आ रही सर, स्टेटमेंट क्या बोला जानकी देवी ने कि भैया अभी तो पैसे नहीं चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए, और वो भी कब चाहिए, जब मेरा काम 4 लाख में पूरा नहीं हो पाएगा। अगर 4 लाख में हो गया तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, बट आप ये पैसा क्या करो, पैसे जो हैं मेरे लिए साइड में रख दो, इस पैसों को आपको टच नहीं करना। मोहनलाल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब बताइए गाइस, अगर ये जो 5 लाख तो इससे जानकी देवी क्या ले रही है, मोहनलाल से उधार ले रही है, बट आप मुझे बताइए ये क्या फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता कि लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। सर अगर 4 लाख में काम नहीं बना तो ये इससे जानकी देवी जो है अपने भाई से पैसे ले लेगी और 5 लाख की इसके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। हाँ, अगर 4 लाख में सारा काम बन गया तो इसको लायबिलिटी बनेगी नहीं, इसको पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। सो दोज लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर और विच मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर हैपनिंग इवेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ जो होने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। तो इसे कहते हैं गाइस कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आई होप गाइस आपको कंटीजेंट लायबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट है तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को फिर से क्लियर करने की और बेटर एग्जाम्पल लेके आऊँगा। सो गाइस तब तक के लिए पढ़िए लायबिलिटी क्या होती है और इससे पहले के पार्ट्स को देखिए। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।